अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीब आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब उम्मीद है कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और पुरसुकून ज़िंदगी भी गुजार रहे होंगे। और दिन का आगाज़ हमेशा की तरह एक खूबसूरत सी बात के साथ करते हैं कि जनाब एहतराम इंसानियत वो सिफ़त और वो खूबी है जिससे इंसानियत का दवाम वाबस्ता होता है। और शर्फ़ इंसानी का मतलब ही एहतराम इंसानियत होता है। और इंसानियत से मुराद हर शख्स बिला किसी तफरीक, मज़हब व मिल्लत, कौम व मुल्क है। दुनिया का हर फ़र्द काबिल एहतराम भी है, इसलिए वो इंसान है। और मज़ाहिब आलम में भी एहतराम इंसानियत का दर्स दिया गया है। अगर हम यूँ कह लें कि एहतराम इंसानी दुनिया में बसने वालों का मुश्तरका विरसा है तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे का एहतराम महज़ब अक़वाम की तरक्की का राज और इम्तियाज़ भी होता है। और कितनी ही अक़वाम और सकाफ़तें सिर्फ़ इसीलिए काबिल रश्क हुई हैं कि वो एक दूसरे का एहतराम किया करती थी और वो अपनी नई नस्ल को अखलाकियात का दर्स देते थे और उस वक्त एहतराम की अहमियत पर भी ज़ोर दिया करती थी। और इंसानियों के दुरुस्त इज्तिमाई मामलात का दारोमदार एक दूसरे के एहतराम से ही वाबस्ता होता है। और इस्लाम ने भी एहतराम इंसानियत का ना सिर्फ हमें दर्स दिया है बल्कि इस पर इंतहाई अमल पैरा होने का भी हमें हुक्म दिया गया है। तो इस्लाम ने इंसानों की दिल आज़ारी से भी इज्तनाब बरतने और हुकूक इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ पर इंतहाई ज़ोर दिया है। एहतराम की सिफ़त इस्लामी अखलाकियात में से एक ऐसी खूबी है जो एक दूसरे के साथ रबत और ताल्लुक़ की बुनियाद भी रखी जाती है। और शरीयत इस्लामी की रूह से हर इंसान मुकर्रम भी है और मुअज़्ज़ज़ भी है। तो इसलिए हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इस बात पर अमल करें और हर इंसान का एहतराम ज़रूर किया करें अपनी ज़िंदगी में, और वो चाहे छोटा हो वो चाहे बड़ा हो। एहतराम एक लाज़मी जुज़ है और एक लाज़मी अमल है जो हमने करना है। इज़्ज़त हमने देनी है, इज़्ज़त देंगे तभी हमें मिलेगी। तो इसलिए एहतराम और इज़्ज़त का ख़ास करके ख़्याल रखना चाहिए। तो ये आज का पैगाम था जो आपके साथ हमने शेयर किया है। जनाब आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की मुश्तरका मनसूबाबंदी के साथ दुनिया भर में 7 जून यानी कि आज के दिन 2019 को पहला फूड सेफ्टी डे मनाया गया था। और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का मकसद खुराक से पैदा होने वाले ख़तरात को रोकना, उनका पता लगाने और उनका इंतज़ाम करने और फूड सिक्योरिटी, इंसानी सेहत, मुआशी बहबूद, ज़राअत, मार्केट तक रसाई, सयाहत और पायदार तरक्की में हिस्सा डालने पर तवज्जो मबज़ूल करवाना है। और इस दिन के मौके पर यह शऊर भी बेदार किया जाता है कि इंसानी सेहत के लिए मयारी खुराक और साफ़ पानी किस कदर ज़रूरी होता है और इसके हसूल के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। WHO के हालिया इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 10 में से एक शख्स आलूदा खाना खाने के बायस बीमार पड़ जाता है, जबकि इसी आलूदा खाने की वजह से सालाना 4,20,000 अफराद मौत के मुंह में भी चले जाते हैं। और इस तरह सालाना 33 मिलियन अफराद सेहतमंद ज़िंदगी से महरूम हो जाते हैं। तो खाने से पैदा होने वाली बीमारियों का 40% 5 साल से कम उम्र के बच्चों पर मुश्तमिल है और सालाना 1,25,000 कम उम्र बच्चे आलूदा खाना खाने की वजह से हलाक हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि खाने को किस हद तक पकाया जाए, खाना कैसे स्टोर किया जाए और भी बहुत से ऐसे सवालात हैं जिसके आज हमने जवाब लेने हैं। इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ आज की गेस्ट मौजूद हैं जो कि हैं इरम नईम, जो कि ऑर्गेनिक होम एक्सपर्ट हैं। इरम साहिब आपको वेलकम कहती जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? और आज तो बड़ा अच्छा सा टॉपिक है। बिल्कुल ऐसे ही। और खुराक से तो बहुत ज़रूरी, इंसान जीता वही है जो अच्छा खाता है। तो आज जो है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जा रहा है। सबसे पहले बताइए कि इसका मकसद, इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, क्या थीम है इसकी? देखिए ये बहुत ज़रूरी हो गया था। देखिए वुमेंस डे, मदर्स डे, फादर्स डे मनाया जा रहा है। हम फूड को जो हमारी बेसिक है उस पर हम तवज्जो नहीं दे रहे थे। तो उस वजह से इन लोगों ने सोचा कि इसको भी मनाया। तो मेरा ख्याल है ये फेस्टिवल बहुत पुराना है। अच्छा। बहुत से निजी इलाकों में इनको मनाया जाता है जिस पे अपने इलाके के फूड को वो
प्रेजेंट करते रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा वर्ल्ड के हिसाब से आज हम मना रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में इसको मनाया जाएगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि हमारी जो हेल्थ इतनी बुरी तरह मुतासर हो रही है और डिफरेंट बीमारियों से हम कोविड के बाद और डेंगू के बाद हम फेस कर रहे हैं, तो उनसे हमने कैसे गुजरना है, उनसे हमने कैसे निकलना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी खुराक को ठीक करना होगा। खाना हमारा अच्छा होगा तो हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे, और वक्त पे खाना और कम खाना, ये चीज़ों पे तो बेसिक हमें गौर करना चाहिए। कम खाने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही आप डाइट पे जैसे कहते हैं तो वो वीकनेस हो जाती है, समझ नहीं आती कि अब इतनी वीकनेस हो रही है। लेकिन अच्छा खाना, वक्त पे खाना और मुनासिब तरीके से ज़िंदगी गुजारने का एक असूल बनाना चाहिए। इस पे जिस आज वर्ल्ड डे हम ये मना रहे हैं, तो आई विश कि ये भी दिन मनाया जाए कि अच्छी खुराक किस तरह खाई जाएगी और उसको कैसे खाना है। जिस तरह से आज के दिन में कहा जा रहा है कि हम सिर्फ खुराक पे, देखिए हम ज़ाया कितनी करते हैं, हम लोग प्लेटें भर लेते हैं। अब ये जो एक रवाज हो गया है बल्कि हर जगह पे, शादियों पे भी और रेस्टोरेंट्स में भी, कि वो हाई टी लगा देते हैं। तो लोग बहुत सा डाल लेते हैं लेकिन वो बाद में खाया नहीं जाता। वो हर पोर्शन को ऐसे लेते हैं कि वो ही उन्होंने खाना है, तो उस वजह से उनकी प्लेट जो है वो भर जाती है। तो इसलिए खाने को ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह की एक नेमत है। जब हम इसको ज़ाया करते हैं तो फिर वो अल्लाह ताला हमसे वो चीज़ें ले लेते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि हम उसको नाराज़ करें और अपने पेट को भी नाराज़ करें गलत खाने खा के। तो इसको तरीके से खाया इत्तेदाल में रह के खाना चाहिए। ये तो होगी कि फूड सेफ्टी का जो दिन है वो उसको किस तरह मनाना चाहिए। अब आ जाते हैं थोड़े कि किस तरह फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है, सेफ किया जा सकता है, इसको कैसे स्टोर किया जा सकता है। बिकॉज हमारे घरों में ये आदत है ना हमारी माओं की कि बहुत सी सब्जियां हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं, गोश्त वगैरह होता है जिनको स्टोर कर दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है। तो सबसे पहले गोश्त से स्टार्ट कर लेते हैं, किस तरह गोश्त को स्टोर किया जाना चाहिए। अभी जैसे ईद आ रही है, बकरा ईद, उस पर भी बहुत सा स्टोर हो जाएगा। अच्छा, बड़ा अच्छा सा पहले होता था कि सब बांट दो, सबको थोड़ा बहुत है जो थोड़ा बहुत अपने एक टाइम का जो वो खत्म हो जाए। बस ऐसा रख लो कि चलो थोड़ा सा अपनी किसी दावत का या अपना उस हिसाब से। लेकिन अब तो वो पूरा ही एक महंगाई की वजह से भी लोग कहते हैं कि चलें जी, और कुछ ऐसा हुआ कि फ्रीजर की बहुतान होगी घरों में। अच्छा, जब हमने फ्रिज और फ्रीजर तो रख लिए, लेकिन बिजली का जो आना जाना है हमारे घरों में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से बार बार फ्रीज़र का बंद होना, फ्रिज के बंद होने से भी स्टोरेज में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए बड़ी एहतियात करें उन एरियाज़ में जहाँ पे बिजली ज़्यादा जाती है। वो ज़्यादा स्टोर दिनों के लिए स्टोर ना करें, कम टाइम के लिए स्टोर। अच्छा, स्टोर करने के भी तरीके हैं, जैसा कि पुराने ज़मानों में नमक लगा दिया जाता था गोश्त को। पहले उसको खुली फ़ज़ा में, हवा में धूप देके और कपड़ा देके सुखा लिया जाता था। उसके बाद उसको नमक में रख देते थे, लगा के एक प्रोसेस होता था और वो 1 साल तक प्रिजर्व हो जाता था। 1 साल तक? क्या बात है। अभी भी करते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें कि हमारे अक्सर लोग बहुत सा गोश्त हमारे घरों से ले जाते हैं। आम इंसान जिसे मतलब हमारे से कह लें, जिनके पास फ्रीजर नहीं, तो हम सोचें कि क्या करेंगे, तो वो इसे प्रिजर्व करते हैं। अच्छा, उसके बाद गोश्त की उसी चर्बी में उसको पकाया जाता है, उसको पानी नहीं लगाया जाता, उसे धोया भी नहीं जाता। उसी तरह उसी चर्बी में इतना पकाते हैं कि वो मटके से बना के रख लेते हैं, वो पूरा साल खाया जाता है। और अरब्स में इसको बहुत शौक से रखा जाता है। अच्छा। क्योंकि वहाँ तो इतना ज़माने में पहले एसी और ये चीज़ें नहीं, सहूलियात नहीं होती थी, तो इस तरह से इनको इस तरह से प्रिजर्व किया जाता है। अच्छा, जब हम इस तरह से प्रिजर्विंग का सोचते हैं तो इसमें नमक, सोडियम और सिरका और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा जाती हैं, जो हमारे अब हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। ठीक है। अच्छा, जब हम फ्रीज़र की बात करते हैं तो गोश्त को जब हम धो के रखें, उसे अच्छी तरह पहले ड्राई होने दें। अच्छा, ठीक है। एक छाननी में डाल दें ताकि उसका पानी अच्छी तरह निकल जाए। और गोश्त को अच्छी तरह धोना है ताकि उसका ब्लड निकल जाए। सही। ब्लड में बैक्टीरियाज पैदा होते हैं तेज़ी के साथ, उसका एक्स्ट्रा एक्सेस जो है ब्लड वो निकल जाए। उसको अच्छी तरह से ड्राई कर लें, तो उसको जिप लॉक वाले में आपने बंद करना है। पहले हमारे करते थे, जो ब्राउन लिफाफे होते थे या ब्राउन पेपर होता था, उसमें लपेट के
फ्रीज किया जाता था। तो अब वो पेपर भी इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं रह गए। अब वो वेस्टेज से पेपर बनाया जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप जिप लॉक में उसको, वो जो प्लास्टिक का जिप लॉक बैग मिलता है उसमें एयर टाइट बंद करें। उसको जब बंद कर रहे हो तो उसमें से सारी हवा निकाल के प्रेस कर दें और फिर उसको लॉक करें। उसके करने से ये होगा कि उसमें जब एयर नहीं होगी तो बैक्टीरिया को स्पेस नहीं मिलेगी फैलने की। तो अगर आपका फ्रिज और फ्रीजर थोड़ी देर के लिए फ्रीजर जैसे बंद होता है तो उसमें जो बर्फ है वो भी उसको इतनी नहीं पिघलेगी और उसको प्रिजर्व करेगी। अच्छा, दूसरा तरीका होता है पानी में रखने का। सही कि आप एक बॉल में गोश्त के पीस को इसी तरह जिप लॉक करके पानी के बॉल में रख के बर्फ जमा लें। वो ज्यादा देर तक जमा रहेगा और फ्रीजर अगर बंद भी होगा तो वो बर्फ उसको प्रोटेक्ट करती रहेगी, वो फिर से जम जाएगी। बर्फ जो बाहर वाली है तो वो फिर अंदर जो उसका टेम्परेचर है वो वही रहेगा। तो और इस तरह कितनी देर तक उसको हम स्टोर कर सकते हैं? 4 से 6 महीने तक कर सकते हैं। अच्छा, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। लोग साल 1 साल से दूसरे साल तक भी रखते हैं। उसमें होता क्या है कि इसमें ग़ज़ाइयत बिल्कुल नहीं रहती और जायका खत्म हो जाता है, चेंज हो जाता है। और इसमें जो चीज़ हमें चाहिए होती है जैसे प्रोटीन वगैरह वो उस तरह नहीं मिलती। तो सिर्फ एक आपको शक्ल मिल जाती है जिसको हम पका के, या उतनी अच्छी स्मेल भी नहीं होती बाज़-औक़ात। अगर हम अच्छी तरह लॉक नहीं करेंगे तो उसमें बाकी खानों की स्मेल भी आ जाती है, तो वो ठीक नहीं होता। अच्छा, बार बार नहीं निकालना गोश्त को, स्पेशली एक दफ़ा निकाल कर बाहर रखा, डिफ्रोस्ट किया और डिफ्रोस्ट कर लिया, फिर उसके बाद दोबारा हमने उसे उसमें रखा, फ्रीजर में रखा तो फिर खराब हो गया। अच्छा। तो 2-3 दफा जब हमने बाहर निकाला तो वो ठीक नहीं रहता। इसलिए आप जब आपने पकाना है तभी आप उसको निकालें। और दूसरा ये कि पोर्शन कर लेना, छोटे छोटे पोर्शन करके उसके रख लें। और जब हम पूरा बकरे के बारे में सोचते हैं प्रिजर्व करने का, तो उसको पूरे बकरे को पॉलीथीन की अच्छी तरह से रैपिंग में और उसे वॉश नहीं करना, उसमें करके आप रखेंगे तो 4 से 6 महीने आपका फिर भी बेहतर रहेगा। लेकिन वंस अगेन कि आपका फ्रीजर ठीक होना चाहिए, बार बार गोश्त को डिफ्रोस्ट नहीं करना। एक ही दफा डिफ्रोस्ट करके उसे पका लें, उसके बाद उसको दोबारा से फ्रीज नहीं करना। ठीक है, ये हो गया गोश्त का। अब सब्जियों पे आ जाते हैं थोड़ी सी कि सब्जियां किस तरह हम लोग फ्रीज कर सकते हैं। सब्जियों में देखें, जैसे महंगाई होती है तो लोग सोचते हैं जल्दी से हम कुछ फ्रीज कर लें। प्याज है, टमाटर है, मटर हैं और इस तरह की बीन्स हैं या कोई इस तरह की सब्जियां। फ्रूट्स में जैसे स्ट्रॉबेरी, फालसा और आम को भी कर लेते हैं, लेकिन इन सब की एक मियाद होती है। एक टाइम होता है, जो ही एक टाइम ख़त्म होता है। आपने देखा होगा कि जो मटर हैं अगर ज़्यादा दिनों तक पड़े रहें तो वो एक स्मेल भी देते हैं और मज़ा भी नहीं देते। वो पता चल जाता है कि ये फ्रीज़र से निकाले गए, वैसे ताज़ा नहीं रहते। इसलिए इनको भी 1 से 2 महीने 3 महीने इससे ज़्यादा मत रखें। और जैसे प्याज को के बारे में जब महंगा हुआ, मिल नहीं रहा था, तो उसको हम रॉ नहीं रख सकते। उसको हम फ्राई कर लें पहले, फ्राई करके उसके पोर्शंस बना के उसको ऑयल, एक्सेस ऑयल आप निकाल दें और उसके पोर्शन बना के फ्रीज कर सकते हैं। अच्छा। तो कोई भी चीज़ जब आप फ्रीज करते हैं तो उसे बार बार डिफ्रोस्ट नहीं करना, उतना ही पोर्शन रखें जितनी आपको ज़रूरत है। जैसे लेमन है, अब लेमन बाज़ात हमें बाज़ार में उस तरह महंगा मिलता है या नहीं मिल रहा होता, तो उसके लिए उसका जूस जो है वो आइस क्यूब की शक्ल में रखें। अच्छा, इसी तरह हम चटनियाँ जो हैं, ग्रीन चटनियाँ, सब्ज़ धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च और की बनी हुई, जो 3 चीज़ों की बनी होती है, या अगर टमाटर, बहुत बड़ी बात है टमाटर डला हो, तो उसको भी हम आइस क्यूब की शक्ल में 1 महीने तक प्रिजर्व कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। आप एक बात नोट रखिए, सबके लिए मैसेज ये है कि जब आप फ्रीज़ करें उसके आप फ्रीजिंग डेट ज़रूर लिखते हैं। अच्छा, आप देखें कि जो जिप लॉक होते हैं उस पर एक जगह दी हुई होती है, वाइट सा सिग्नल होता है, उसके ऊपर आप लिख देंगे किस दिन किस तारीख को आपने इसे प्रिजर्व करने के लिए रखा है, ताकि आपको याद रहे कब का है, चीज़ का नाम, ताकि बार बार खोल के ना देखना हो कि वो क्या चीज़ है। और उसको हम खोल के देख रहे हैं और फ्रीज की भी बाज़ नहीं समझ आती कि इसमें हमने क्या रखा था, याद में। इसी तरह लहसुन है, लहसुन को आप पूरे जोए नहीं रख सकते, इसको पीस के और आइस क्यूब बना के पेस्ट बना के एग्जैक्टली। अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना के। अच्छा, अदरक और लहसुन का अलग-अलग रखिए, क्योंकि हमें अदरक अलग से चाहिए होता है, लहसुन अलग से। तो इनको आइस क्यूब की शक्ल में कर लें पहले, फिर इन्हें जिप लॉक में बना के आप अपने फ्रीजर में रख सकती हैं। एक तो वो जगह कम लेता है,
दूसरा ये कि आपके फ्रीजर भी ऑर्गेनाइज रहता है। सही। अच्छा, ये जो फ्रूट्स वगैरह मतलब जैसे फालसे हैं, हाँ ये स्ट्रॉबेरी एंड आगे आम भी आने वाले हैं, तो उनको भी बहुत से लोग फ्रीज कर लेते हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, इसके लिए ये है कि जैसे स्ट्रॉबेरीज हैं, इनको अच्छी तरह वॉश करें, इसके ऊपर उसका ग्रीन हुक होती है वो भी उतार के उसको ड्राई होने दें अच्छी तरह से। अच्छा। जब वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए फिर आप उसके पोर्शंस में रखिएगा। आप देखेंगे अगर जब हम ड्राई करके उसको अच्छी तरह ड्राई करके फ्रीज करेंगे और बाहर निकालेंगे तो सब स्ट्रॉबेरी अलग-अलग हमें मिलेंगी, आपस में जुड़ी हुई नहीं मिलेंगी। ठीक है, और इसको प्योरी बना के भी रख सकते हैं। अच्छा, आप इसको ग्राइंड कर लें स्ट्रॉबेरी को और इसको आइस क्यूब की तरह करके उस शक्ल में 2 आइस क्यूब एक गिलास दूध में डाल के आपका मिल्क शेक तैयार है। बात है। तो क्या जरूरत है, आप पूरी रखें, जगह भी लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पड़ी हुई है। तो इसी तरह जब हम फालसे की बात करते हैं तो फालसा बहुत दिनों तक नहीं रखा जा सकता। अच्छा। स्ट्रॉबेरी और फालसे की शेल्फ लाइफ भी बहुत कम होती है, जल्दी से बासी हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इसको फ्रीज करने के लिए 2 से 2.5 महीने, इससे ज़्यादा आप रखें ना। देखिए, फालसे को अगर सर्दियों में खाते हैं मज़ा भी नहीं देता, मज़ा उसका उसी मौसम में होता है, जिस मौसम में वो चीज़ होती है। जैसे स्ट्रॉबेरी सिर्फ आपको मार्च अप्रैल मई तक अच्छी लगती है, उसके बाद उसका वो मज़ा भी नहीं रहता। तो हम क्यों उसको स्टोर करें, अपनी जगह को भी उसमें ज़ाया करें और बदमज़ा चीज़ खाएं। तो मज़े के लिए आप उतना ही लें, क्योंकि अगले साल बशर्ते ज़िंदगी आपको ज़रूर मिल जाएगा, ऐसी कोई मसला नहीं है। अच्छा, जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह में ये लोग कर लेते हैं, लेकिन मैं वंस अगेन इस चीज़ को नहीं, मैं चाहूँगी कि लोगों को कहा जाए कि आप वो वाला फ्रूट ऑर्डर करें जो उस सीजन में नहीं है, ही नहीं है। वो पता नहीं उन्होंने कैसे प्रिजर्व किया था, कैसे रखा था, उनके फ्रीजर काम कर भी रहे थे, फिर आप उसे कि आप बीमार हो, उससे बेहतर है आप अपना ख्याल खुद से रखें। इसके तरह आम का सीजन की बात करते हैं। आम को देखें, अम्बी को हम स्टोर कर लेते हैं अचार की शक्ल में। आम का जो है इसको हमने काट के प्रिजर्व करना होता है। ये 1 से 1.5 महीने 2 महीने तक ठीक रहता है। उसके बाद उसका पल्प जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। या तो आप इसे ग्राइंड करके इसको आइस क्यूब बना लें और फिर वो आप यूज़ करें। अच्छा, यूज़ करने में भी आप खा नहीं सकते हैं इसको, मज़े का नहीं लगता। शेक में या आप कोई जूस बना सकते हैं, या कोई ऐसी आप फ्रूट चाट बनाते हैं तो उसमें आप उसका डिज़र्ट बना रहे हैं उसमें यूज़ होता है। तो उससे ज़्यादा हम कर, तो उतना ही करें जितनी की आपको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा पे ना। अच्छा, ये तो रॉ चीज़ें होगी ना जिनको किस तरह स्टोर किया जा सकता है। अब हमारे घरों में होता है कि कोई सालन बना है, तो मेहमान आए हैं, बहुत ज़्यादा सालन बन गए हैं, तो अब उन्हें स्टोर कर दिया जाता है कि दोबारा से अगर नहीं दिल कर रहा तो दोबारा से उसी को निकालेंगे, गर्म करेंगे, खाएंगे। ये जो प्रैक्टिस है इससे कितना नुकसान होता है और क्या रखना चाहिए इस तरह स्टोर करके उसको? अच्छा, उसमें ये है कि आप एक दफ़ा जब खाना बना के फ्रिज में रखते हैं तो उसके बाद जैसे मतलब रूम टेम्परेचर पे आया, आपने फ्रिज में रख दिया, वो 1-2 दिन अगर फ्रिज में पड़ा रहा और फिर हमने फ्रीज किया तो वो गलत हो जाएगा, उसमें बैक्टीरिया चला जाता है। सही। और वो आपको वो नुकसान देता है। वो अब जब आप निकालेंगी और कुछ देर बाहर भी रखेंगे, फिर आप उसे गर्म करेंगे, सर्विस में भी टाइम लगेगा, तो वो सारे बैक्टीरिया और उसका जायका और उसकी आप जो हेल्दी आपको उसका सोर्स मिलना है वो कुछ भी नहीं मिलेगा। वो मतलब आपके लिए वेस्ट हो जाता है। इसलिए बेहतर है कि जो ही आपको लगे कि खाना बनाया, बाज़ लोग जैसे वर्किंग लेडीज़ हैं उनको 1 हफ्ते के लिए खाना चाहिए होता है, तो वो उसी दिन बनवा कर उसको अच्छे डब्बों में स्टोर करके जल्दी ही फ्रीज करवा लें। सही। उनको पहले फ्रिज में और फिर फ्रीज़र में मत रखें, उसको डायरेक्टली फ्रीज़र में रख दें ताकि एक दफ़ा में वो एक हाई टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाए और फिर जब आप निकालेंगे तो आपको ताज़ा मिलेगा। ये खाना जो है, जैसे इस आलू के लिए मैं आपको बताऊं कि फ्रीज होके ख़राब हो जाते हैं। अच्छा। इनको कभी भी आप फ्रीज़र में मत रखिए। और इसी तरह कुछ सब्जियां ऐसी हैं, जैसे करेले हैं वो कड़वे हो जाते हैं, भिंडी ख़राब हो जाती है, तो बेस्ट ये है कि आप भिंडी को फ्राई करके, सिर्फ फ्राई करें, आपने उसे पकाना नहीं, सिर्फ फ्राई करके आप खुले से डब्बे में डाल के रखें, तो फिर आप उसको दोबारा से प्याज में दम दे सकती हैं। लेकिन अगर आप पूरी सब्जी बना के टमाटर भी डले हो, फ्रीज करके जब दोबारा निकालेंगे तो वो सब बैठ जाती है, उसका वो मज़ा नहीं रहता। तो इसलिए बेहतर है कि आप उन चीज़ों को वैसे ही, जैसे करेले हैं, करेलों को भी आप
खाली करेले आप काट के नमक धो के नमक लगा के फ्राई करके हल्का सा फ्राई करके फ्रीजर में रख लें, तो वो आपके लिए बेस्ट होगी। उसको पका के ना रखें। जब हम पकाते हैं उसमें मसाला, टमाटर और कुछ ऐसी चीजें जाती हैं, वो बाद में उनका जायका बदल जाता है। तो क्यों ना हम अपने खाने को उतना अच्छा, जब आप प्याज भी फ्राई करके रख रही हैं, करेले या भिंडी भी फ्राई करके रख रही है, तो फिर बनाना मुश्किल नहीं होता। अच्छा, इसी तरह हम टमाटर को फ्रीज कर सकते हैं। अच्छा। टमाटर के लिए ये है कि या तो उसकी प्यूरी बना ली जाए और इसको फ्रीज किया जाए, या पूरे ही टमाटर को आप छोटी थैलियों में डाल के रखें। बहुत बड़ा थैला मत बनाएं। छोटी थैली का ये होता है कि वो डिफ्रोस्ट भी जल्दी हो जाती है और फ्रीज भी जल्दी होती है। आप उतने पोर्शन उसके बना के रखिए। अब जब हम बहुत ज्यादा रख देते हैं तो वो जगह भी ज्यादा लेता है। जगह ज्यादा लेते हैं। जब कभी लाइट चली जाए तो वो नीचे से पानी छोड़ देते हैं, टमाटर ऊपर नीचे दबाव में आ जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं। अच्छा, ये वो जो हम लोग घर में खाना बनाते हैं, जैसे सब्जियां बनाते हैं या गोश्त बनाते हैं, तो क्या तरीका होना चाहिए कि हम लोग उन्हें बनाएं लेकिन उनके अंदर जो ग़िज़ाइयत है, जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो ख़त्म ना हो? क्योंकि जो डॉक्टर्स है वो कहते हैं उनको बहुत ज़्यादा भूनना भी उनकी जितने भी उसमें जो फ़ायदे होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो तो ख़त्म हो जाती है। तो क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए? देखिए, जैसे सब्जी के बारे में आलू है और गाजर है, इसको जब छीला जाता है कहते हैं बहुत ज़्यादा मत छीलें। उसके अपर पोर्शन में ज़्यादा विटामिन हैं और वो कच्ची भी खा लेते हैं हम लोग। तो जिस तरह से गोश्त का सालन बना है, इसको हम मतलब बहुत ज़्यादा फुली कुक्ड ना करें। अच्छा। हाफ डन करके फ्रीज़र में रख लें। कीमे को हाफ डन करके फ्रीज़र में रख लें। जो वर्किंग लेडीज़ हैं, जब वो लोग काम करते हैं या जिनके पास घर में बहुत सारा काम होता है या बहुत ज़्यादा चीज़ आ गई, अब उसको कैसे रखना है, संभालना है, तो उसके लिए ये है कि कीमे को भी आप बहुत ज़्यादा पूरा ना, फुली कुक्ड ना करें। हाफ डन करके आप फ्रीज़र में रख लें। उसके बाद दोबारा बनाएंगी तो वो बहुत अच्छा सा ताज़ा ही लगेगा। तो इसी तरह जब आप फ्रिज में कोई चीज़ रखते हैं तो उसे अच्छी तरह ऊपर से सील बंद करके रखें। उसके वो डब्बा जो आप कोशिश करें कि आप शीशे के बर्तन में करें। अच्छा। प्लास्टिक मत यूज़ करें। शीशे के बर्तन में उसको लिड को अच्छी तरह से बंद करके आप रखें तो वो 1 से 2-2.5 दिन चल जाता है। लेकिन इससे ज़्यादा ना रखें। आपके फ्रिज को बार बार नहीं खुलना चाहिए उस सूरत में भी, और उसका लाइट बंद होने का भी आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादा बंद नहीं हुई। क्योंकि फ्रिज में भी जब हम चीज़ें बार बार खोलते हैं उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो वो आपके खाली फ्रिज का ही नहीं होता, उन चीज़ों का भी टेम्परेचर डाउन होता है। तो फ्रिज को भी इस्तेमाल बहुत एहतियात से अच्छे तरीके से करें। हम उसको अलमारी नहीं बनाएं, उसका ऐसे रखें। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ भी है, जब आप प्रिजर्विंग पे बात करते हैं ना, तो अब एक नया सिस्टम आ गया वैक्यूम पैक्ड। वो होता है टिन में पैक कर देते हैं। अच्छा, ठीक फूड को। वो जो लोग बहुत अरसे के लिए करना चाहते हैं, अच्छा, वो लोग अपनी मियाद भी लिख देते हैं कि ये इसकी एक्सपायरी डेट कौन सी है, तो आपने उस एक्सपायरी से पहले ही उसे यूज़ करना है। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जा रहा था, उस हवाले से हमने बात की है कि किस तरह जो खुराक है या जो सब्जियां, फल या गोश्त जो हम लोग स्टोर करते हैं, किस तरह स्टोर करना चाहिए, किस तरह उन्हें पकाया जा सकता है ताकि वो एक मयारी खुराक भी रहे और जो उनसे हमें फ़ायदा हासिल होना है वो भी हासिल हो सके। रब नईम साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, ऑर्गेनिक होम एक्सपर्ट है। साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। गुज़श्ता 1 साल में मुल्क में सियासी और मौशी अदम इस्तेहकाम बरकरार है और जिसकी वजह से ज़रूरियात अशिया की छोटी बड़ी तमाम चीज़ें आवाम की पहुँच से दूर हैं और जहाँ ऐसे हालात हों वहाँ कारोबार तो क्या ही किया जाता है। तो इसी की बदौलत टैक्स भी इकट्ठा करने में शदीद मुश्किलात का सामना है, जिस वजह से मुल्क के हालात दिन ब दिन ख़राब होते दिखाई देते हैं। मुल्क की मईशत और सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने न्यूयॉर्क में वाक़ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के मलकियती रूज़वेल्ट होटल को न्यूयॉर्क सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को 3 साल की लीज पर दे दिया है। और इससे पहले रूज़वेल्ट होटल लैंड मार्किंग के ख़तरे में था, जो कि अब इससे बाहर है और होटल की उम्र 100 साल से ज़ायद हो गई है। और रूज़वेल्ट होटल को लीज़ पर देने से पाकिस्तान के ख़जाने में पैसे आने लगे हैं और कीमती तरीन असासा महफूज करके कमाई वाली जगह बना दी गई है। रूज़वेल्ट होटल बिकने की बातें बहुत ज़्यादा चल रही थी और मुलाजमीन को फारिग करने का भी कहा जा रहा था, लेकिन रूज़वेल्ट होटल के बिकने की कहानियाँ अब ख़त्म हो चुकी हैं क्योंकि उसको लीज़ पर दे दिया गया है और इस होटल की लीज़ के मुआहदे से $220 मिलियन की आमदनी
आमदनी होगी और इस होटल के 1025 कमरों को लीज पर दिया गया है, तो मुल्क की मईशत के लिए ये फैसला कितना अहम हो सकता है, इकॉनमी पे इसके क्या मुस्बत असरात पड़ेंगे। और इसके अलावा आपको पता है जून का महीना शुरू हो गया है और इस महीने में बजट भी पेश होने वाला है, तो कोशिश होगी कि जनाब उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर ली जाए कि हुकूमत बजट की क्या हिकमत अमली बना रही है, किस हवाले से रिलीफ दिया जाएगा अवाम को। तो इस पे बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आसिफ बेग मिर्ज़ा साहब हैं जो कि माहिर मुआशियात हैं। सर आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं सर आप? थैंक यू सर, सबसे पहले तो बताइए ये जो फैसला किया गया है मईशत का हमारे सामने ही हाल है कि किस तरह हमारी मईशत नीचे जाती जा रही है और किस तरह के हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, और इस पे ये जो फैसला किया गया है जो होटल है रोज़ वैलेट होटल उसको लीज़ पर दे दिया गया है, ये फैसला कितना दुरुस्त है, इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पाकिस्तान में जो स्टेट ओन्ड एंटिटीज हैं जिनमें PIA भी शामिल है, इनके जो आपको पता है क्यूमुलेटेड लॉसेस जो है उसका साइज क्या है, ये तकरीबन यानी कि 1500 से 2000 बिलियन रुपीस के दरमियान है। PIA के एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो है ये 650 अरब से ज्यादा है। तो ये जो रूजवेल्ट होटल है ये इसकी हिस्टोरिक बैकग्राउंड है, ये न्यूयॉर्क के बड़ी सेक्युलर फेस की वाक़या है। तो कई दफा इस पे प्राइवेटाइजेशन की कोशिश हुई, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो जिस वक्त की जो अपोजिशन होती है वो हमेशा इसको अपोज करती है, तो क्यों नहीं होती। अब मालूम है कि ये PIA के जो लास्ट ईयर के जो लॉसेस थे वो भी कोई अराउंड 90 बिलियन रुपीज से है। अब हमारे यहाँ जो एयरलाइन है तो लॉसेस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में उसमें कमी नहीं आ रही। तो ये होटल जो है इसकी भी लाइबिलिटी थी, पहले तो अक्सर स्टाफ था जिसको ये निकाल नहीं सकते थे इसकी तनख्वाहें, और उसके अलावा होटल के बहुत सारी उसकी रिफर्बिशिंग थे और दूसरे पर पैसे खर्च हुए, आमदन का जरिया था कोई नहीं। तो आई थिंक इट्स ए वेलकम न्यूज कि एटलीस्ट जो मूड टूटा है ये बेचा नहीं है, ये लीज पे है। तो जो न्यूयॉर्क की जो सिटी गवर्नमेंट है उसने लिया है 3 साल के लिए। इसके ऊपर होटल के ऊपर भी एक और भी थ्रेट था कि इसको यानी कि आर्कियोलॉजी का एक सोर्स क्रिएट करते हुए इसके ऊपर लिमिटेशन हो सकती थी, लेकिन वो फिलहाल नहीं है। तो अब ये है कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है पहले साल तो नहीं 200-300 साल के साथ हो सकते हैं। तो ये 220 मिलियन डॉलर्स की जो लीज अमाउंट है, तो दिस इज गुड फॉर दी कंपनी। ये एक्चुअली PIA के पैसे आएंगे तो उसके अंदर PIA के जो क्यूमुलेटेड लॉसेज हैं उनमें कमी आएगी, या PIA आप इन पैसों से अपने आप को रीस्ट्रक्चर करके रीडिजाइन करके एक नया बिजनेस मॉडल डेवलप करके यानी कि अपने आप को लॉसेस में कमी या प्रॉफिटेबिलिटी बनाने की कोशिश कर सकती है। तो आई थिंक इट्स ए वेलकम न्यूज। इसमें ये असासा बेचारी क्या ये लीज पे दिया है उस पर आपके इनकम जनरेट होगी और PIA के लॉसेस कम होंगे, जिसमें बहुत सारे जो लैंडर्स हैं उनके पैसे चकअप है ओवर नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये मेरे ख्याल में PIA के लिए एक बेहतर न्यूज है। अब ये सारी सिचुएशन को एक स्मार्ट हैंडलिंग के थ्रू अगर बढ़ाएं तो PIA की डिफिकल्टीज को कम करने में मददगार हो सकती है। अच्छा, दूसरा सर ये भी हमें बता दें कि ये लीज पे देने और निजकारी के हवाले से इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है मेरे लिए भी, मुझे भी ज़रा मेरी मालूमात में इजाफा कर दें और हमारे देखने वालों के हवाले से भी कि क्या ये एक ही चीज़ है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? नहीं, प्राइवेटाइजेशन समथिंग डिफरेंट। प्राइवेटाइजेशन में है कि आप जो है एसेट जो है वो भी आपकी नेगोशिएटेड प्राइस है उस पर एसेट को बेच देते हैं बट इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो भी साइन हो और विद द ऑफ कोर्स रिस्पेक्टिव अप्रूवल्स फ्रॉम रेलेवेंट अथॉरिटीज। तो ये जो लीज जो है ना, इस पे आप जो है उसका जो इस्तेमाल है वो आप उसको लीज आउट करते हैं। जो है ना लेसोर वो है जिसमें PIA है, PIA इज द ओनर, ये लेसोर इसे कहते हैं। तो टाइटल जो है उनके नाम ही रहता है और जो लीज को इस्तेमाल करता है जिसमें न्यूयॉर्क की सिटी गवर्नमेंट है उसको लेसी कहते हैं। तो वो 3 साल तक इसको होटल को जिस तरह अपनी मर्जी के मुताबिक चलाएं तो वो लेसी कराते हैं। तो इसमें लीज में फर्क है कि वो जो एग्रीड पीरियड है उसके लिए उसका इस्तेमाल लेसी के हाथ में आता है
और ओनरशिप जो है लेस हो, इस केस में PIF के पास ही रहती है। जी ठीक है, लेकिन सर फिर अगर ये एक अच्छा फॉर्मूला है कि अगर उस बंदे की ही वो चीज़ रहती है लेकिन लेज पे दे दिया जाता है, तो इस तरह क्या हम और चीज़ें भी दे सकते हैं? बिकॉज अगर पाकिस्तान में बात करें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री है, जैसे पाकिस्तान स्टील मिल है जिसको बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान रेलवे है जो डाउनफॉल की जानिब जा रही है, तो क्या इनको भी हम दे सकते हैं लीज पे? दो बातें हैं इसमें एक तो बात ये है लीज पे तो आप दे सकते हैं, लेकिन बात ये है कि इसमें लीज में देने के लिए ना आपको पहले तो है पॉलिटिकल विल चाहिए, और दूसरी बात जो है अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर एक पोलराइज्ड सोसाइटी है जो मुल्क में इतनी पॉलिटिकल नॉइज के अंदर इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक डिसीजन को फाइनलाइज करने में मददगार नहीं है। तो नेचुरली जो लेसी है, जो यानी कि वो लीज पे लेना चाहेगा, उसको एक फेवरेबल इन्वायरमेंट चाहिए। तो राइट और रॉन्ग मैं प्रोफेशनल को मैच में नहीं करूंगा, तो फौरन ही करप्शन के इल्जामात और उसमें बैकग्राउंड रही है कि कई लोगों ने प्राइवेटाइजेशन के अंदर भी हिस्सा लिया, तो उनको लिटिगेशन के अंदर, खासतौर पर पाकिस्तान स्टील मिल्स में बात कर रहा हूँ, लिटिगेशन के ऊपर वो के खिलाफ फैसले भी हो गए। तो इस तरह जो है ना, जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो चाहे वो लीज हो, तो वो जो इस किस्म के जो लीगल डिस्प्यूट्स हैं उससे डरते हैं। तो आप हमें पहले तो बात है अपना इन्वायरमेंट को क्लियर करना पड़ेगा, एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो जिसमें लोग सारे एग्री करें कि जो मुल्क की ये जो मुल्क के अंदर जो स्टेट एंटिटीज के थ्रू फिस्कल ब्लीडिंग हो रही है, इतने लॉसेज है जो फेडरल गवर्नमेंट बर्दाश्त करती है, और ये फेडरल गवर्नमेंट के बजट के ऊपर बहुत बड़ा ये एक बर्डन है, तो इसको हमने कम करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे हो नहीं रहा। अच्छा, दूसरा सर हमें बताइएगा, इस तरह का कोई भी जब इनिशिएटिव लिया जाता है तो वहाँ पर जो काम कर रहे होते हैं, जो मुलाजमीन होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, एक मॉब होता है, उनकी तरफ से एहतजाज किया जाता है। जैसे रूजवेल्ट होटल के बारे में बोला जा रहा था कि ये शायद इसको बंद कर दिया जाएगा, यहाँ पर इसके जो मुलाजमीन है उन्हें फारिग कर दिया जाएगा, और लैंड मार्किंग के ख़तरे का भी इसको सामना था जो अब इससे बाहर आ गया। एक तो लैंड मार्किंग का ख़तरा क्या है, इस पर रोशनी डाल दें, बता दें कि ये क्या था, और दूसरा क्या जब इस तरह लीज पे दिया जाता है, किसी के अंडर आ जाता है, तो क्या जो वहाँ पर जो मुलाजमीन होते हैं, जो पहले से वहाँ पर मैनेजमेंट होती है, उन्हें चेंज कर दिया जाता है क्या? नहीं, ये है कि फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट ये डिपेंड करता है। अच्छा, तो लीज एग्रीमेंट फाइनलाइज किस तरह होता है, यानी कि अगर उसके अंदर हो तो वो एम्प्लॉइज देंगे, या उसके अंदर हो कि वो जो पहला जो है जो सलर है या जो बसों है वो अपने एम्प्लॉइज को गोल्डन शेकर दे के अपनी ये जिम्मेदारी को यानी कि अपने ऊपर लेके लड़की जो है जैसा है, तो डिपेंड करता है। ये हर डील के अंदर ये डिफरेंट तरीके से स्ट्रक्चर होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखा रहा है कि पाकिस्तान में स्टील मिल के अंदर जो इतने सालों से काम नहीं कर रही, उसके अंदर भी एम्प्लॉइज है, उसका खासतौर इसका बर्डन है। तो वो जो बर्डन है वो हर साल जो हर 3-4 महीने के बाद अखबारों में देखते हैं कितने करोड़ के गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिया उनकी सैलरीज को पे करने के लिए। तो आफ्टर ऑल इट्स टैक्स पेयर्स मनी। तो आप ये कब तक इस तरह करेंगे टैक्स पेयर की मनी एक सिलेक्टेड ग्रुप को बगैर काम किए हुए, बगैर किसी प्रोड्यूस किए हुए इतने सालों से दे रहे हैं, तो नेचुरली उसका बर्डन जो है टैक्स पेयर पे होगा। तो KUC जो है वो टैक्स पेयर ही है। तो नेचुरली जो लैंडमार्क है, लैंडमार्क का खराब ये है कि आपको पता देखा हुआ लाहौर में भी रोड पे कई बिल्डिंगें हैं जो सारे कदीमा आर्कियोलॉजी वालों ने पिन पॉइंट की है, यानी कि उनका जो फसाड है वो आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका जो हिस्टोरिकल कल्चर है उसको आपको प्रिजर्व करते हैं। तो वो जिस तरह की बातें हैं उसमें फिर कई दफा होता है आपकी हाइट के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन होती है, बिल्डिंग को यू कैन नॉट गो वर्टिकल। तो नेचुरली जब जमीन इतनी महंगी हो जाए, अगर आप वर्टिकल नहीं जाएंगे तो उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट है। तो ये सारे इशूज हैं। तो एनीवे जो आपने बात की, ये एम्प्लॉइज जो है उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है कि वो उनको नौकरी से फारिग ना किया जाए। अनफॉर्चुनेटली ओवर द पीरियड हमारी जो पोलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने भी अपने फेवरेटिज्म के थ्रू अनऑथराइज्ड एम्प्लॉयमेंट्स की, और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज प्रोजेक्ट के ऊपर है, यानी कि जो PIA के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पर एयरक्राफ्ट रेशो है, ये प्रोबेबली वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। अच्छा, और जो स्मार्ट मैनेजमेंट है उसमें आपने
जो एक तरफ है जो हवा में उड़ेगा, हवा के अंदर रहेगा, पैसे अर्न करेगा, तो उसके ऊपर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं। तो आपने ये सारी चीजें एक स्मार्ट मैनेजमेंट के थ्रू, एक आपकी लीन मैनेजमेंट हो, यानी कि जिसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर करे। तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है दैट इज द कोर यानी कि फंक्शन ऑफ द प्रॉफिट एंटिटी। इट शुड स्ट्राइव इट्स बेस्ट टू गो फॉर मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी इन द लीगल वे, ताकि वो अपने शेयर होल्डर्स को और जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सके। ठीक है सर, बस टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है, जाते जाते बजट के ऊपर भी आपसे कमेंट लेना चाहूँगी कि 2 दिन बाद बजट पेश किया जाएगा, तो क्या कहेंगे उसके ऊपर कि हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ दे पाएगी? नहीं, देखिए 9 जून को गवर्नमेंट ने बजट देना है। अच्छा। और ये गवर्नमेंट के जो टेन्योर खत्म होना है उससे एग्जैक्टली 9 हफ्ते पहले ये बजट पेश हो रहा है। तो नेचुरली ये बजट जो पेश हो रहा है, गवर्नमेंट की आम हालात में तो यही हो सकती थी कि इसमें गवर्नमेंट जो है इसमें सब्सिडीज दे, पॉपुलिस्ट का बजट दे और टैक्स ब्रेक से अलावा, लेकिन नेचुरली ये आपका पता है कि मोस्ट प्रॉब्लमली ये 9th रिव्यू जो है ये मुझे नहीं मालूम मुकम्मल होता है जून के महीने में कि नहीं, क्योंकि इसकी जो ऑब्जेक्टिव बोर्ड की मीटिंग है 14 साल शेड्यूल में ये चीज का आइटम नहीं। बहरहाल नहीं, तो गवर्नमेंट ने इंडिया दिया है कि वो 10वां, 9वां और 10वां जो IMF प्रोग्राम है दोनों को क्लब कर देंगे। तो गवर्नमेंट ने भी काफी कमिटमेंट शो किया है कि वो IMF के प्लान के साथ बजट डिटेल्स भी शेयर की है, जहाँ पे IMF की मॉनिटरिंग होगी। तो IMF इनको विदिन लिमिट्स। सर, IMF की आपने बात कर ही ली है तो इस पे भी मैं बात करना चाहूंगी। 9th रिव्यू की जिस तरह आप बात कर रहे थे, तो क्या IMF से पैसे हमें मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? क्योंकि IMF की बहुत ज्यादा बात हो रही है। और दूसरा ये कि कौन सी ऐसी शराइत है IMF की जो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं और वो हमें पैसे नहीं दे रहा है, कर्जा नहीं दे रहा है? ठीक है, वो उसमें बात ये है कि गवर्नमेंट जो है उसने IMF से कहने के ऊपर ही आपने देखा है फरवरी के महीने में मिनी बजट पेश किया, 770 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए, बिजली के यूटिलिटी के रेट्स बढ़े, बिजली गैस बिल्कुल बिजली पानी यूटिलिटी के रेट्स बढ़े और GST का रेट बढ़ाया और इस तरह के और बहुत सारी चीजें उन्होंने की। तो इससे तो वो मेरा मतलब है कि वो कहते हैं लेकिन सर आपने भी इसहाक डार साहब का ये बयान सुना होगा, पिछले दिनों उन्होंने दिया था बयान कि आइए हम बस बहुत हो गया है, IMF ने कर्जा देना है तो दें, वरना हमें मजीद कोई उनकी बात नहीं सुनेंगे, कोई बात नहीं मानेंगे। तो इस हवाले से भी क्या कहेंगे आप? देखिए IMF का बड़ा क्लियर है, उन्होंने कहा कि जो आपके ट्विन डेफिसिट है उनको आप विद इन रेंज में एक खास रेंज के अंदर, मतलब ये नहीं है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से करें। उसके तरीका जो है सबसे बड़ा ये है कि आप अपने रेवेन्यूज बढ़ाएं और जो एक्सपेंसेस है उनको कंट्रोल करें। और प्रॉब्लम ये है कि आप देख रही हैं पाकिस्तान में ये 18th अमेंडमेंट के बाद ख्याल ये था कि सूबों के पास बहुत सारे क्वेश्चन जा रहे हैं तो साइज ऑफ गवर्नमेंट कम होगा। हमारे यहाँ पिछले 4-5 साल में साइज ऑफ गवर्नमेंट जो है वो डबल हो गया। 35 मिनिस्ट्रीज है, 100 से प्लस जो कई किस्म के डिवीजन, कॉर्पोरेशन, ये सारा कुछ है। अच्छा, उसमें ये जो इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, फिर पाकिस्तान में पेंशन, आपको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट प्लस सूबों की पेंशन मिला के हमारे मुल्क के अंदर जो पेंशन की लायबिलिटी है वो 1200 अरब है। और हमारे गवर्नमेंट ने, आपने ये भी सुना होगा कि ये अपने पीरियड में 34% इन्होंने नई फ्रेश ड्रॉइंग की है, इस पर इंक्रीज हुआ है। 14,900 अरब रुपए के थे इन्होंने कर्जे लिए हैं और बेस रेट हमारा है 12.5% से 21% बढ़ गया स्टेट बैंक का। इतने हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो आम हालात में इकोनॉमिक मिनिस्टर थे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो इन्फ्लेशन कम होती है, मनी सर्कुलेशन कम होती है, लेकिन इन्फ्लेशन जो है सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स लग भी रहा है, मिसाइल और गवर्नेंस में हम होल्डिंग सेंट्रलाइजेशन इनको भी कंट्रोल नहीं कर सक रहे, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन लेवल भी कम नहीं हो रहा। हमारे इन्फ्लेशन लेवल जो है ये जिस साल जो फाइनेंशियल ईयर में 28% 30% इंक्रीज हो गए, तो गवर्नमेंट अब टारगेट कर रही है कि अगले बजट में ये 21% है। तो आप मुझे नहीं ये मालूम, हमारा जो टैक्स सर्विसिंग बर्डन है इसके लिए गवर्नमेंट जो है तकरीबन 7,500 अरब रुपए से ज्यादा अमाउंट जो है एलोकेट कर रही है इस बजट में।
आप देख रहे हैं इतनी बड़ी, अब यही देखते हैं कि जनाब ये जब बजट आएगा तो अवाम को कितना रिलीफ हासिल होगा। आसिम बेग मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद है, इकोनॉमिस्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने अपना तज्जिया हमारे साथ पेश किया। और जनाब रूजवेल्ट होटल के बारे में हम बात कर रहे थे क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्राइसिस की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से उसको 3 साल की लीज पर दे दिया गया है। बजट 2 दिन बाद आ रहा है और उसमें देखते हैं कि क्या अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। IMF की जो 9th रिव्यू है वो कब पूरा होगा, हमें पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इस हवाले से भी हमने कुछ बात कर लेते हैं तालीम और तरबियत के हवाले से। तो जनाब मौसम गर्मा इस वक्त अपने पूरे अरूज पर है और गर्मी की शिद्दत में इजाफा होती है। आपको पता है कि स्कूलों से छुट्टियां हो जाती हैं, समर वेकेशंस हो जाती हैं और मौसम गर्मा की छुट्टियां होते ही जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है और उन छुट्टियों का लुत्फ दुबाला करने के लिए बच्चे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स बनाते हैं। नानी के घर जाना है, दादी के घर जाना है और इस मौके पर जनाब अपने देखा जाता है कि अजीज़ व अकारिब के यहाँ जाने के प्रोग्राम्स बनते हैं और इंफॉर्मेशन में इजाफा करने के लिए तफरीही मकामात पर भी जाया जाता है। शिमाली इलाका जात की सैर की जाती है, जाके वहाँ पर जनाब ट्रिप की जाती है, जबकि बच्चों की अक्सरियत समर कैंप को भी तरजीह देती है और बहुत से स्कूल और कॉलेजेस भी समर कैंप्स प्रोग्राम का ऐलान कर देते हैं और बहुत से एजुकेशनल अकेडमीज़ या फिर कम्युनिटीज़ भी समर प्रोग्राम्स का इनाकात करती हैं ताकि बच्चों के कीमती वक्त को ज़ाया होने से बचाया जाए। तो समर कैंप ऐसा होना चाहिए जहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं ना उनकी जहनी आबियारी हो, खेलों का सामान वहाँ पर मौजूद हो, ग्राउंड्स हों और तकरीरी मुकाबले हों, पेंटिंग्स के मुकाबले हों और गर्ज ये कि बच्चों की दिलचस्पी के हर किस्म के प्रोग्राम्स उसमें शामिल होने चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि छोटी जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें समर कैंप्स के नाम पे सिर्फ फीसें ही बटोरी जाती हैं और समर कैंप्स बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को निखारने के लिए कितने ज़रूरी होते हैं और जो बच्चे समर कैंप्स नहीं ज्वाइन करते हैं इन बच्चों को वालिदैन घर में ही कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। और दूसरा ये कि जनाब अब नोटिफिकेशन हुकूमत की तरफ से ये आया है कि समर कैंप इस साल नहीं लगाए जाएंगे। प्राइमरी के समर कैंप्स लगाए गए हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, लेकिन जो मैट्रिक का समर कैंप है और जो प्राइवेट स्कूल्स में समर कैंप्स होते हैं उस हवाले से नोटिफिकेशन आया है कि वहाँ पर समर कैंप नहीं लगेंगे। तो क्या वजह है, इस हवाले से बात करते हैं। रज़ा रहमान साहब माहिर तालीम हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? रज़ा साहब ये जो नोटिफिकेशन आया है कि समर कैंप्स नहीं लगेंगे, क्या वजह है इसकी, क्यों नहीं लगेंगे? देखिए जो गवर्नमेंट की तरफ से और प्राइवेट स्कूल में भी जो समर कैंप की बहुत अच्छी ज़रूरत होती है ना, वो 9th और 10th क्लास को होती है। हाँ जी। क्योंकि इनके चूँकि बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने होते हैं और अभी हमारे साथ तो ये हुआ कि कोविड का पूरा सर्कल चल रहा था, तो इस दफ़ा 9th के एग्ज़ाम्स हमारे मई के तकरीबन मिड में जाके मुकम्मल हुए हैं। तो 9th के पास अब जो प्रमोट 10th में हो गई उसके पास तो सिर्फ 7 माह रह गए हैं जिसमें वो अपनी पूरी तैयारी करेंगे, अपने पूरे सिलेबस की तैयारी करेंगे, वो जितने भी उनके 7 सब्जेक्ट्स हैं उसको तैयार करेंगे। तो ये टाइम बहुत महदूद और करील टाइम है। ये 140 दिन बनते हैं अगर हम समर कैंप नहीं लगाते। अच्छा। तो 140 दिन में ये सारा 10th क्लास का काम मुकम्मल करना और बच्चे को मैट्रिक के लिए प्रिपेयर करना ये नामुनासिब टाइम है और बच्चे के पास पूरा मौका नहीं होगा कि वो तैयारी कर सके और फिर अपनी आउटपुट दे सके। अच्छा। तो देखिए इसमें वैसे भी गवर्नमेंट का भी, हमारी गवर्नमेंट का भी और दुनिया भर में भी ये रूल है कि 245 दिन बच्चे को आपने स्कूल बुलाना ज़रूर है और उसका जो सिलेबस है वो 245 दिन के मुताबिक तरतीब देना है। तो अगर हमने उसको 245 दिन के मुताबिक तरतीब दिया हुआ है तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो 140 दिन में पूरा कर लेगा? हाँ जी। तो थोड़ा सा हमारी गवर्नमेंट को भी ये ख्याल करना चाहिए कि बच्चों की जो सीखने की सलाहियत है या कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है उसको मद्देनज़र रखते हुए फैसले करने चाहिए। मुनीब भाई यहाँ एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि फ़र्ज़ करें ये समर कैंप नहीं लगाते तो जो बच्चे हमारे 9th और 10th के हैं वो किसी एकेडमी में जाएंगे। अगर वो शाम को कहीं एकेडमी में जाएंगे तो डेफिनेटली उनको फ़ी पे करनी पड़ेगी उसकी। बिल्कुल। और ये पंजाब में इस वक्त 40 लाख बच्चा 9वीं और 10वीं जमात में ज़ेर तालीम है। अगर 40 लाख बच्चे की फीस 3000 भी एवरेज लगाई जाए, जो कि 3000 नहीं है, यहाँ तो एकेडमीज 10,000 ले रही हैं, 3000 भी लगाई जाए तो वो 40 अरब रुपया बनता है। तो मैं जब पढ़ती थी मेरे भी जमाने में भी नहीं। जी 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 वो तो तब भी बहुत ज्यादा थी। वो कम से कम ये 10 से 15 अरब रुपया बनता है, 10 से 15 अरब रुपया बनता है जो इवनिंग एकेडमी की मद में पेरेंट्स को अपने बच्चों की तालीम के लिए देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ये फैसला करते हुए ये ज़रूर मद्देनज़र रखती कि कोई ऐसा फैसला किया जाए जिससे वालिदैन की पॉकेट पे फ़र्क ना पड़े। जो स्कूल्स में अगर ये समर कैंप लगा दें तो स्कूल अमूमी तौर पे समर कैंप की चार्ज नहीं करता, ना करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इसकी फ़ीस ले ली हुई है।
तो वो उसी फीस के अंदर वो उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। आपको क्या लगती है रज़ा साहब, वजह क्या लगती है, मतलब कि इस साल क्यों समर कैंप? पहले तो लगते थे समर कैंप्स, लगते थे पहले, देखिए पहले भी यही था? पिछले 3-4 सालों में जो पिछली गवर्नमेंट रही है उसने तो बहुत तंग किया, समर कैंप नहीं लगाने दिए क्योंकि वो समझते नहीं थे कि बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है। जितनी छुट्टियाँ पिछली गवर्नमेंट में हुई हैं, अगर आपको याद हो आप ही के चैनल पे, हमने एक साल में 72 दिन गिने थे कि बच्चे स्कूल आए हैं, अगले साल हमने 102 दिन गिने थे कि बच्चे स्कूल आए हैं। तो जब आप बच्चों को स्कूल से दूर कर देते हैं या राग़िब नहीं करते पढ़ने की तरफ, तो बच्चे उससे दूर होते हैं, डेफिनेटली तालीम पे असर पड़ता है उसका। अच्छा, तो सही। मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट में जो आपने जो क्वेश्चन किया था ना कि क्यों गवर्नमेंट ये करना चाहती है, आप इसको वालिदैन को खुद गौर करना चाहिए कि आपकी पॉकेट पे बोझ क्यों डालना चाहती है गवर्नमेंट। ये तो वालिदैन को चाहिए कि खुद अपने हक की खातिर आप बराए मेहरबानी एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो भी चीफ हैं, हेड हैं, उनको एक लेटर लिखें कि क्यों आप हमारे बच्चों को चाहते हैं कि एकेडमी में इवनिंग में जाएं। अच्छा। क्यों आप हमारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं खोलना चाहते? क्यों आप स्कूल को, हमने फीस दी है, आप स्कूल से सर्विस क्यों नहीं लेना चाहते? आपने फीस दे दी ना जी स्कूल को, तो आप स्कूल का राइट है कि आपको की फीस तो दी जाती है, स्कूल का ये फर्ज है कि वो आपको सर्विसेज दे, और आपके बच्चे का हक है कि वो राइट है कि वो अपनी सर्विसेज वहां से वसूल करे। तो फिर आप क्यों पाबंदी लगा रहे हैं? फिर आप कह रहे हैं कि इवनिंग में आप जिस मर्जी अकेडमी में चले जाएं, फिर आप स्कूल को बाउंड कर दें कि आप इवनिंग में स्कूल खोलें, आप स्कूल में, आप इवनिंग में स्कूल खोलें, इवनिंग में खोलें और बच्चे आ जाएं। बहुत सारे हाल मौजूद हैं, लेकिन मैंने जो आपको भी 15 अरब रुपए का बताया कि ये 3 महीने की फीस है, 15 अरब रुपया एक जगह से निकाल के, वालिदैन की जेब से निकाल के चंद इदारों की जेब में कैसे डालना है, ये एक फार्मूला है। अब मुझे नहीं मालूम एजुकेशन डिपार्टमेंट उसका हिस्सा है कि नहीं। जो है वो पहले तो 3 महीने की छुट्टियों के पैसे देंगे, वो तो दे चुके हैं, वो तो दे चुके हैं। अब ये है कि अब एक्स्ट्रा जो बोझ है, जो एकेडमीज की फीसेस देनी है 3 महीने, वो भी देंगे। बिल्कुल, वो देनी पड़ेगी ना। बोझ उन्हें दिया है। देखिए 40 लाख बच्चा है, फर्ज करें 10 लाख बच्चा भी एकेडमीज में जाता है, 30 लाख बच्चे के वालिदैन नहीं अफोर्ड करते, नहीं भेज सकते, ये उसके बावजूद भी ये 15 अरब रुपया उन लोगों की जेब में चला जाना है। अब ये बात महकमे को खुद सोचनी चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट को सोचनी चाहिए, ये सेक्रेटरी लेवल के जो लोग बैठे हुए हैं उसको खुद कैलकुलेट करना चाहिए कि ये 40 लाख बच्चा अगर नहीं पढ़ेगा तो एकेडमी में जाएगा, तो वो जो इनके वालिदैन के ऊपर सरप्लस बोझ पड़ेगा उसका क्या इफेक्ट आएगा। ये तो सारे स्टैट्स गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास होते हैं जी, उनको करने चाहिए। मैं तो आपको जो पेश कर रहा हूँ वो तो मैंने अपनी अदना सी राय में आपको छोटी सी कैलकुलेशन करके दी है। जब इसको रिफाइन करेंगे तो ये 15 की जगह 50 अरब हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चा एक दफा एकेडमी ज्वाइन कर लेता है फिर वो वालिदैन से कहता है कि नहीं मैं स्कूल भी जाऊंगा और मैं एकेडमी भी जाऊंगा, अब मैं पूरा साल जाऊंगा। तो अगर आप उसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आखिर पे ये 100 अरब बन जाएगा। तो आप देखें एक कैसा जबरदस्त बिजनेस मॉडल प्लान किया है कि समर कैंप आप स्कूलों में पाबंदी लगा दें, एकेडमीज को अलाउ कर दें। ये तो एक पूरा बिजनेस प्लान है 100 अरब रुपए का। अब 100 अरब में मुझे नहीं पता कि इस सिस्टम में कितना हिस्सा किस किस का है और कहाँ कहाँ वो पहुंचना है और कहाँ से ये ऑर्डर जारी हुआ है, लेकिन वालिदैन के ऊपर वो बोझ है, बच्चों के लिए वो एक बोझ है। और साथ फिर ये बच्चों की रिक्वायरमेंट भी वाज़ बन जाती है, हमने जी ब्रांडेड एकेडमी में पढ़ना है, हमने जाना ही इस एकेडमी में, वालिद अफोर्ड नहीं भी करते, बच्चा खुद से स्टडी भी कर सकता है, लेकिन उसकी जिद बन जाती है जी मैंने ब्रांडेड एकेडमी में जाना है। तो मेरा ख्याल है कि ये एकेडमी प्रमोशन प्लान है, ये इससे गुरेज करना चाहिए और वालिदैन का, लोगों का, आम लोगों का सोचना चाहिए कि वो कैसे अफोर्ड करेंगे। देखें पहली बात तो ये बच्चों की तालीम तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, वो वालिदैन ने अपने जिम्मे ले ली, उन्होंने प्राइवेट स्कूल को फीस भी दे दी, फीस देने के बाद भी फिर आपने उसको पाबंद कर दिया कि आपने स्कूल में नहीं जाना, समर कैंप में। अब आप समर कैंप के लिए ज़्यादा फीस दें एकेडमी को, तो आप ये क्या कर क्या रहे हैं और वालिदैन क्यों नहीं समझ रहे इस बात को। इस बात पे एहतजाज करना या जाकर डिपार्टमेंट को कहना, उनके सीईओ से पूछना कि वाई क्यों नहीं हम समर कैंप लगाएं, क्यों हम अपने बच्चों को समर कैंप में ना भेजें या हमारे बच्चों को आके पढ़ा दें आप। तो आपको क्या लगता है कि कुछ वालिदैन अपने घरों पे ट्यूशन नहीं रखेंगे? घर की ट्यूशन तो बहुत महंगी है, बहुत महंगी है, वो तो अफोर्ड ही नहीं करते लोग। सब्जेक्ट के कितने पैसे लिए जाते हैं, पर सब्जेक्ट चार्ज किया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एक सीरियस मैटर है, इसके ऊपर तवज्जो करनी चाहिए और उन अथॉरिटीज को देखना चाहिए, वज़ीर आला साहब को देखना चाहिए कि ये क्या मामला हो रहा है, क्यों ऐसा मामला हो रहा है जिसमें 100 अरब का गबन हो सकता है। अगर आप इस पे गौर करें तो 50 से 100 अरब रुपया आराम से कैलकुलेट करके साइड पे किया जा सकता है। तो दूसरा एंड ये भी है कि 100 अरब आवाम का बचाया जा सकता है, बड़ा आसान तरीके का है, रिलीफ ही देना है ना आवाम को, तो रिलीफ दिया जा सकता है। बहुत से मुख्तलिफ सॉल्यूशंस निकल सकते हैं जब आप मुशावरत के साथ बैठते हैं और किसी से मशवरा करते हैं इस हवाले से। देखिए पहले एजुकेशन कार्ड का जिक्र हुआ, फिर एक पार्टी ने अनाउंस किया पिछले दिनों कि हम एजुकेशन कार्ड देंगे। मेरा ख्याल है वो बड़ी अच्छी पॉलिसी थी, बाकी पार्टीज को भी उसको ओन करना चाहिए। वो आपके प्लेटफॉर्म से मैंने आइडिया ब्रेक किया था कि ये चीज़ अगर वालिदैन को ये फैसिलिटी मिल जाए कि उनको कार्ड के जरिए फीस उनकी प्राइवेट स्कूल में पे हो जाए या जहां वो पढ़ाना चाहते हैं वो दे दी जाए,
तो वो अपनी मर्जी से अपनी चॉइस के मुताबिक अपने बच्चे को पढ़ा लेंगे। तो ये वाला आइडिया इतना आसान आइडिया है कि इसमें ना कोई ब्लैकमेल कर सकेगा कल को, ना कोई आपसे ओवरचार्ज कर सकेगा, और ना किसी के ऊपर बर्डन होगा, ना किसी के ऊपर बर्डन होगा। देखें, जो हम एक और इसमें मैं आप थोड़ा सा पॉइंट अर्ज कर दूं कि वालिदैन ये करते हैं जी, हमने गवर्नमेंट को दिए, टैक्सेस दिए, टैक्सेस देने के बाद हमारी फीस तो गवर्नमेंट को देनी चाहिए, हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ाएं। वो अपनी जगह वो भी ठीक कहते हैं। जब आपने टैक्सेस दे दिए तो गवर्नमेंट की कुछ जिम्मेदारी है, जो हम टैक्स देते हैं, आप देती हैं, या वालिदैन या जो भी आवाम दे रही है, कुछ डायरेक्ट टैक्सेस हैं, कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें से आप जो रोजाना का जितने पैसे काट लेते हैं ना, वो इतने अच्छी आमदन, इतनी अच्छी अमाउंट बन जाती है कि उसमें आप एक फैमिली के 2 बच्चों की, 3 बच्चों की गवर्नमेंट फीस दी जा सकती है, गवर्नमेंट दे सकती है वो फीस। नहीं, यहाँ पे तो हमारे टैक्स से ना हमें मुफ्त तालीम हासिल होती है, ना मुफ्त इलाज हासिल होता है। अगर बाहर इंटरनेशनली देखा जाए, वहाँ पे तो ये है ना, अगर टैक्स लगते हैं तो आपको अच्छा मयारी इलाज जो है वो मुहैया किया जाता है, सेहत की सहूलियात दी जाती है, तालीम की सहूलियात दी जाती है, जो कि बुनियादी सहूलत है एक आम शहरी की, बिकॉज वो टैक्स दे रहा है। और यहाँ पे आप देख लें कि दोनों को प्रायोरिटी पे नहीं रखा गया है। तो फिर क्या करें? अगर समर कैंप नहीं लग रहे हैं, ट्यूशन्स जाना है या अकेडमीज जाना है, तो वालिदैन को क्या कहेंगे? वो किस तरह अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखे, खास करके जो मैट्रिक के बच्चे हैं, उन्होंने आगे इंटर में जाना है, कॉलेजेस में जाना है? देखिए, एक तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से वालिदैन से गुजारिश करूँगा कि अब वो दौर आ गया कि जिस दौर में बच्चों को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सही, पहले से ज़्यादा आपकी टेंशन की, आपके फोकस की और आपकी बॉन्डिंग की ज़रूरत है। सही। आप बच्चों के साथ अपना रिलेशन बेहतर करें और बच्चों को इस बात पे कायल करें कि आपने ऑटो लर्निंग कैसे करनी है, आपने खुद से कैसे पढ़ना है, आपने वालिदैन की मदद से कैसे पढ़ना है, आपने होम स्कूलिंग कैसे करनी है। तो हर चीज यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे हर चीज अवेलेबल है। एग्जैक्टली, आपने सही फरमाया। आप यूट्यूब की मदद से अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें। और बहुत सारी जगहों पे बच्चों के 9th और 10th के कोर्सेज अवेलेबल हैं जो वो घर पे बैठ के सीख सकते हैं। अच्छा। सब कुछ कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि इस तरह की अकेडमीज की प्रमोशन की जाए या उनको पैसे दिए जाएं या गवर्नमेंट की इस पॉलिसी के नीचे आके आप दब जाएं या आपका बच्चा क्वालिटी प्रोड्यूस ना कर सके, आप एक ऐसी चीज़ सोचें जो आपके बच्चों के फ़ायदे के लिए और लॉन्गर टर्म फ़ायदे के लिए, और वो यही ऑटो लर्निंग है। जो बच्चे यूट्यूब से सीख सकते हैं, जो बच्चे नेट से सीख सकते हैं, और जिसमें आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, ना आपको कहीं जाना पड़ेगा, ना आपको आपका ट्रैवलिंग टाइम वेस्ट होगा, ना आपको जाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपने घर में रहना है, फ़ोन लेना है, ये लैपटॉप लेना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और आपने यूट्यूब पे वो सीख लेना है। अच्छा, हमारे अभी भी वो रज़ा साहब रिवायती सारी चीज़ें चल रही हैं हमारी एजुकेशन सेक्टर में भी, सिलेबस पढ़ा दिया सारा कुछ, इवन दो कि जब हमारे समर कैंप्स भी लगते थे तब भी ऐसी चीज़ें होती थी। जो जदीद टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जो इवॉल्व होती जा रही हैं, AI है, रोबोटिक्स है, मुख्तलिफ इस तरह की मेंटल मैथ है, इस हवाले से हम लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं बच्चों पे, क्यों? देखिए, जो हमारे यहाँ के समर कैंप्स हैं, जो भी जैसे जिसका पहले जिक्र हो रहा था, ख़ास करके प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए समर कैंपिंग जो है, ये बड़ी एक्सपेंसिव समर कैंपिंग है, जिसमें रोबोटिक्स है, जिसमें स्टेम एजुकेशन है, या जिसमें AI है। ये बड़ी एक्सपेंसिव इस वक्त अवेलेबल है। मेरा ख्याल है लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, लेकिन इसकी निस्बत अगर देखा जाए तो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों के अंदर बहुत सारी स्किल्स डेवलप करती हैं, और ये वो स्किल्स हैं जो फ्यूचर स्किल्स हैं, और यही वो स्किल्स हैं जो कल को जाके इन चीज़ों को हैंडल करने में इन बच्चों की मदद करेंगी, और वो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और ये भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। अच्छा। तो ये भी वालिदैन की मदद से बच्चे यूट्यूब के साथ सीख सकते हैं। अच्छा। लेकिन एक बात वालिदैन को, पेरेंट्स को ये समझ लेनी चाहिए कि आने वाले दौर में आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा दूसरों में नुमायां हो, तो आपको खुद को एजुकेट करना पड़ेगा, खुद तालीम हासिल करनी पड़ेगी, खुद आपको मॉडर्न इन्फॉर्मेशन से हर वक्त रूशनास रहना पड़ेगा, हर वक्त इन कांटेक्ट रहना पड़ेगा। आप नई नई चीज़ें सीखेंगे और आप बच्चे को रागिब करेंगे, उसके साथ बैठेंगे, उसको दिखाएंगे वो चीज़ और उसको बताएंगे कि ये आपने कैसे सीखना है, तो वो बच्चा सीख सकेगा। रोबोटिक्स सीखना बच्चों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है, लेकिन बड़ी एक्सपेंसिव है, हर बच्चा नहीं सीख सकेगा। आपके प्लेटफॉर्म पर बैठ के हम इस वक्त कोई 3 करोड़ बच्चों की बात कर रहे हैं जो पंजाब का बच्चा है या पाकिस्तान का जो बच्चा है, तो इन सारे बच्चों के लिए तो ये चीज़ अफोर्डेबल नहीं होगी, लेकिन बहुत सारे बच्चे अफोर्ड भी करते हैं, लोग मिडिल क्लास ये करती भी है, और ये अच्छी चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है कि इसका भी रवाज आने में पाकिस्तान में कुछ वक्त लगेगा, अभी तो बहुत रेयर है ये, तो बहुत रेयर है, अभी तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा जब हम इन चीज़ों के अंदर आएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है, अभी 9th के जिस तरह पेपर हुए, मैट्रिक के पेपर्स हुए, तो लास्ट ईयर जैसे हमने बात की थी, जो रेशो जब आई थी मैट्रिक के एग्ज़ाम्स की, तो बहुत कम रेशो आई थी, तो इस
दफा क्या एक्सपेक्टेड है, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। देखिए जो कोविड में आपने देखा 100% रिजल्ट आता रहा, बच्चों को ग्रेस मार्क्स देते गए, उसके बाद फिर जो उसके बाद एकदम वो एक डाउनफॉल गया, स्लंप आ गया और बच्चे कहाँ 35% पे चले गए। गवर्नमेंट स्कूल जो हैं उन्होंने 35% रिजल्ट दिया, ओवरऑल 60% पे आ गया। तो अब आके बच्चों का थोड़ा सा टेम्परामेंट बन रहा है, जो पढ़ने की तरफ है, और मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्त में बेहतरी आएगी। लेकिन एक चीज़ जो गवर्नमेंट ने कमिट की थी पिछले 5 सालों में, उस पर मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये बार बार कमिटमेंट की गई थी, मैंने भी अर्ज़ किया बार बार आके आपके चैनल पे कि बच्चों को कॉन्सेप्शनल स्टडी देगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कहा जी हम मैट्रिक का पेपर कॉन्सेप्ट बेस लेंगे। अच्छा। कॉन्सेप्ट बेस तो नहीं आ रहा पेपर, आज भी रट्टा लगाना पड़ता है। अच्छा। आज भी वो नोट्स अवेलेबल है मार्केट में, बच्चे वो नोट्स लाते हैं रट्टू तोतों की तरह, उसको रट्टा लगाते हैं, अगले दिन जाके लिखते हैं और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले लें या 90 मार्क्स ले लेते हैं और समझते हैं कि हमने सब कुछ समझ लिया है। सिर्फ एक वाहिद बोर्ड है पंजाब पाकिस्तान का, फेडरल बोर्ड, उसने कॉन्सेप्शनल पेपर्स दिए हैं और वो शुरू से ही है मेरे ख्याल से, वो शुरू से ही है, वो शुरू से ही है, वो फेडरल बोर्ड कि वो इंटरनेशनल है, वो जब अगर कोई ऐसी गलती करेगा तो पूरी दुनिया में जागसाई होगी। बिल्कुल। तो उसके या उसके अफसरान को डिफरेंट है या उनकी अप्रोच डिफरेंट है, लेकिन बात ये है ना कि वो भी तो हमारे मुल्क का हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर वो कर सकता है, वहां पे भी तो बच्चे जाते हैं ना, इन्हीं लोगों में से बच्चे, यही बच्चे होते हैं जो उसमें जाके पेपर्स देते हैं, यही बच्चे, यही अफसरान, यही लोग, यही मुल्क, और डिफरेंट दो पैटर्न। वहाँ पे कॉन्सेप्शनल स्टडी और यहाँ पे बच्चों को आप रागिब करते हैं कि आप नोट्स लें और रट्टा लगाएं। इस वक्त तो अगर आप देखें चंद एकेडमीज के नोट्स हैं वो हजारों में बिकते हैं, हर जगह जा रहे वही जा रहे हैं हर जगह। और बच्चों को एक आदत डाल दी गई है कि आपने अपने नोट्स नहीं बनाने, आपने रिसर्च नहीं करनी, आपने नॉलेज गेन नहीं करना, आपने डिफरेंट जगह से नॉलेज नहीं लेना, आपने सिर्फ वो किताब पढ़ने, इसको याद कर लें, आपके नंबर आ जाएंगे। ओ लेवल्स को अगर आप डिस्कस कर लें तो ओ लेवल्स ये कहता है कि आप अपनी रिसर्च करें, अपना नॉलेज बीच में ऐड करें और आप अपना कॉन्सेप्ट लिखें, हम आपको आपके कॉन्सेप्ट के नंबर देंगे। अब मैट्रिक कहता है कि आप A to Z वो लिख दें, A से लेके B से लेके Z तक लिख दें, हम आपको पूरे नंबर देंगे। तो हम अपने बच्चों को फिर दुनिया के बच्चों के मुकाबले में लाने के लिए कब तैयारी करेंगे? दुनिया पहले ग्लोबल विलेज बन गई है, ये सुन सुन के अब तो हम थक गए हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों के लिए ग्लोबल विलेज के लिए क्या किया है? क्या इंडिया का या किसी और मुल्क का बच्चा हमारे बच्चों के साथ अगर कंपेयर करें तो हमें क्या लगता है कि हमारा बच्चा उनसे आगे जा सकता है? दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में, दुनिया के आम से ममालिक के जो बच्चे थे वो आज CEOs लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, गूगल का नाम मैं ले दूं, माइक्रोसॉफ्ट का नाम ले दूं, और हम जो अपने आप को समझते हैं कि शायद हम बहुत आगे हैं या हमसे बढ़ के पढ़ने वाला पढ़ाने वाला कोई है नहीं, तो वो हम अपने बच्चों को क्या चीज़ें दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये हमारी गवर्नमेंट को, हमारे जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं जो एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको ये समझना पड़ेगा और ये बात ये समझनी पड़ेगी कि हम अपने बच्चों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं। ये बच्चे आज इन चीज़ों को जैसे भी देख रहे हैं ना, आज तो ये छुट्टियां मिलने पे खुश होते हैं। आज तो मैं इनका एक तरह से ना अनलाइक पर्सन हूँ। एक पार्टी में चंद दिन पहले मैं गया तो बच्चों ने कहा सर आप हर वक्त कहते रहते हैं छुट्टियां ना करें, छुट्टियां ना करें, आप चैनल पे जाके भी हमारी छुट्टियां बंद करा देते हैं। तो वो मुझे इतना पसंद नहीं करते। कहने का मतलब ये है आज तो ये बच्चे ये कह रहे हैं, लेकिन 5 साल या 10 साल के बाद ये बच्चों को खुद एहसास हो जाएगा कि कौन सी चीज हमारी फेवर में थी, कौन शख्स हमारी फेवर में बात कर रहा था और कौन हमारे अगेंस्ट था, किस बात का हमें फायदा हुआ, किस बात का नुकसान हुआ। देखें जो दुनिया के आज एक नया सॉफ्टवेयर आ गया चैट GPT के नाम से, अगर हम चैट GPT का जिक्र करें तो उसमें आप कोई चीज डाल दें, कोई क्वेश्चन पूछिए, आपको सोल्यूशन दे देगा, आपको उसका आंसर दे देगा, आपको उसका कॉन्सेप्ट दे देगा। तो ये बच्चे कल को ये सवाल जरूर करेंगे कि हमारी एजुकेशन इतनी पुअर है या हमारी एजुकेशन के अंदर इतने फ्लॉज थे, जिम्मेदार कौन है? क्या मेरा नाम उसमें आएगा? क्या इन डिपार्टमेंट्स का नाम उसमें आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये तैयारी रखें कि ये बच्चे, क्योंकि हम ही हैं जिन्होंने सोसाइटी बनानी और हम आवाज नहीं उठाएंगे तो किस तरह होगा? ये हमें तैयारी रखनी पड़ेगी कि ये बच्चे बहुत जल्द जान जाएंगे कि हमारा दुश्मन कौन था। अच्छा, जाते जाते क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखें जो समर कैंप के मुताल्लिक बात हुई, आपने अपना इंट्रो बड़ा अच्छा दिया था, जिसमें मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी थी कि घरों में भी बच्चों को समर कैंप की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो एक समर कैंप है जो घर में जिसे होम समर कैंप कहना चाहिए, तो वो पेरेंट्स का इख्तियार है, ना पैसे लगने हैं, ना किसी से मशवरा चाहिए आपको अपना समर कैंप अपनी फैमिली के मुताबिक, उसकी वैल्यूज़ के मुताबिक, अपने दीन के मुताबिक, अपने सोच के मुताबिक अपने घर के अंदर जो समर कैंप लगाना है, जिसमें आपने अपने बच्चों को मैक्सिमम टाइम देना है और अपने बच्चों को अपनी इक़्तिदार से वाकिफ़ करवाना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। कम से कम वो पूरी की जा सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया रज़ा रहमान साहब, माहिर तालीम हमारे साथ मौजूद है। रज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। जनाब समर कैंप्स के हवाले से हम बात कर रहे थे कि क्या कॉन्सेप्ट होता है समर कैंप का और क्यों नहीं लगाया जा रहा है इस साल, और उसकी वजह से जो
40 लाख बच्चे हैं जो कि मैट्रिक के एग्ज़ाम्स दे के अभी फ्री हुए हैं, उनके लिए समर कैंप नहीं लगाया जा रहा और उनके लिए कितना टाइम जो है ज़ाया होगा, उसकी वजह से वो उनको कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। इस पर बात की हमने। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।